वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है? अब आ रही है आवाज़ क्लियर? बाकी सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी आ रही है आवाज? ये हुई आवाज? बेटा सबसे पूछ रहा हूँ मैं कि आवाज मेरी क्लियर आ रही है या अभी भी स्लो आ रही है? ठीक है। एक दो मिनट और रुक जाते हैं, कुछ लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। चलें जी, पिछली क्लास में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन कंप्लीट किया था और हमें पता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स में यूज होता है। सबने असाइनमेंट भी किया होगा और सबको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया होगा कि वो कैसे काम करता है। तो होपफुली थोड़ा सा रिवाइज भी हुआ होगा वो टॉपिक। सही कह रहा हूँ मैं गलत? तो कोई मुझे बता दे जरा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है।
थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में बता दें ताकि हम उसको फिर फर्दर ख़त्म करके उस टॉपिक में जो एक आध इशू हो सकता है उसको डिस्कस करके अपने नए एल्गोरिथम पे जाएंगे। मतलब अभी हमें आधा एक घंटा, तकरीबन एक घंटा हमें जो लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है जो कि अभी तक हमने देखी नहीं, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपने नए एल्गोरिथम पे जाएंगे। तो काइंडली मुझे बता दीजिए कि आप में से कोई बता सकता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम करता है, उसका तरीका क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए यूज होता है, क्लासिफिकेशन करता है, उसमें एक सिग्मॉइड फंक्शन होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, एक सिग्मॉइड फंक्शन हम लेते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन हो। हम ये चाहते हैं कि जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन हो। तो जब 0 और 1 के इन बिटवीन वैल्यू होगी तो किस तरह से हो सकती है, हमने एक सिग्मॉइड फंक्शन निकाला था 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज एक्स। भैया थीटा ट्रांसपोज एक्स इज माय क्लासिफायर जो कि डिसाइड करता है कि भाई मेरे फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन आएगी। हमें पता है कि हमने इसका ग्राफिकल बिहेवियर भी देखा था, और ग्राफिकल बिहेवियर देखने के बाद हमें ये अंदाजा हुआ था कि हम उस फंक्शन के अंदर, सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करें, अगर उस सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसका आंसर 0 और 1 के इन बिटवीन आता है। फिर हमने ये बात की थी कि डिफरेंट डेटा सेट के लिए डिफरेंट हमारे पास थीटा ट्रांसपोज एक्स हो सकते हैं। तो हमारा टारगेट बस यही होता है कि हमें थीटाज ऐसे चूज करने हैं कि जो कि हमारे फंक्शन, हमारे डेटा को सही से क्लासीफाई कर सके। अब बात ये आ जाती है कि हमने उसके कॉस्ट फंक्शन पे बात की, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कॉस्ट फंक्शन अगर हम सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर वाला यूज करते तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, कोई बताएगा कि अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग वही वाला कॉस्ट फंक्शन यूज करते जो हमने लीनियर में यूज किया था तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी? लोकल मिनिमम बहुत सारे आ रहे थे क्योंकि अगर हम वो यूज करते तो हमारे पास नॉन कॉन्वेक्स बिहेवियर आ जाता। नॉन कॉन्वेक्स बिहेवियर क्या होता है? नॉन कॉन्वेक्स बिहेवियर ये होता है जिसमें लोकल मिनिमम बहुत सारे आ जाते हैं। तो हमने उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया, लॉग यूज किया था। लॉग यूज किया था और उस लॉग का हमने बिहेवियर देखा था कि अगर हमें 0 के लिए काम करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, अगर हमें 1 के लिए काम करना हो तो हम क्या चूज करेंगे। मैं थोड़ा सा वही स्लाइड्स खोल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए और उसके बाद जो है फिर हम फर्दर बात करते हैं। ये लॉजिस्टिक रिलेशन की आपको स्लाइड दिख रही होंगी, बाद में बात करते हैं हनीफ। अच्छा जी, बहुत सारी तरीकों से हो सकता है कि स्कोर का ही फंक्शन था वो भी यूज हो सकता था। देखें शाहबख्श, आपकी बात का जवाब ये है कि थीटाज हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे ग्रेडियंट डिसेंट में किए थे। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ फिर उस पर वापस चलते हैं। देखिए बेटा, आपको असाइनमेंट क्यों दिया गया था? आपको असाइनमेंट इसलिए दिया गया था कि आपको अंदाजा हो कि असाइनमेंट में जब एक डेटा सेट आपको गिवन होता है तो उसका बिहेवियर देख के आप डिसाइड करते हैं कि आप मॉडल कौन सा लगाएंगे। आपने तो वहां पर बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज की है, तो बिल्ट इन लाइब्रेरी ने आपको सारा काम खुद करके दे दिया। लेकिन फर्ज करें अगर ये डेटा सेट आपको गिवन है तो क्या आपको क्लियरली नहीं दिख रहा कि इस पे स्ट्रेट लाइन फिट होगी? यस और नो? स्ट्रेट लाइन नहीं, लीनियर रिग्रेशन नहीं है बेटा। स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन फिट होगी, लीनियर रिग्रेशन नहीं है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, उसमें लीनियर लाइन फिट होगी। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर अब ये
एक लीनियर लाइन फिट होगी। अब अगर मैं यहाँ जबरदस्ती कोई हाई ऑर्डर, मैं फर्ज करें यहाँ पर ये काम करने बैठ जाऊं, सब लोग ना तवज्जो से बात सुने, फर्ज करें मैं यहाँ पर ऐसा मॉडल फिट कर दूं, ऐसा मैं ऐसा मॉडल फिट कर दूं, मैं जानबूझ के ये बना रहा हूँ, तो आप बोलेंगे सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम कर लेते तो ये बेहतर था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो डेटा को देखते हुए सबसे पहले शाहबख्श आपने ये चूज करना है कि मेरा मॉडल किस नेचर का होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? उसका पॉलिनोमियल क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर, ये बात सबकी समझ में आ गई? अब फीचर्स के हिसाब से वो इक्वेशन बना लें, अगर 2 फीचर्स हैं तो 2 थीटा आ जाएंगे, 3 थीटा आ जाएंगे, अगर 3 फीचर्स हैं तो 4 थीटा आ जाएंगे। अब अगर फर्ज कर लें मेरा डेटा का बिहेवियर ये होता कि वो थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है, ऐसा होता, मतलब यहाँ कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं और यहाँ डेटा पॉइंट्स, तो आप बोलते हैं सर इसको जो सेपरेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, सर इसको जो सेपरेट कर रहा है वो कर रहा है मेरे पास, कौन कर रहा है, कर्व कर रहा है, तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल की होती। गॉट इट? इसकी जो इक्वेशन होती है वो सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल की होती। वो आप इक्वेशन लिखते तो आप फिर ये नहीं लिखते, आप थीटा एक्स के साथ क्या लगाते, स्क्वायर लगाते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इतना हमने पढ़ लिया और मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब है हमें बहुत पढ़ना है। अगर इस तरह का बिहेवियर हो इक्वेशन का, डेटा का, तो मैं उस पर सेकंड ऑर्डर पुट करूंगा। जब सेकंड ऑर्डर पुट करूंगा तो एक्स के साथ क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं स्क्वायर आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब सबसे पहले तो आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा मॉडल कौन सा है, ये बात क्लियर हो गई। मैं आगे बढ़ूं कि सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा मॉडल कौन सा है। अब जब मॉडल डिसाइड हो गया तो अब आपका टारगेट होता है कि आप थीटा चूज करेंगे। समझ में आ गई ये बात? जब मॉडल फिक्स हो जाए आपका कि भाई ये मॉडल है, तो अब आपने थीटा की वैल्यूज निकालनी है कि वो कौन सी वैल्यूज है सारे थीटास की। तो उसके लिए आपने क्या पढ़ा है, उसके लिए आपने क्या पढ़ा है, ग्रेडियंट डिसेंट। क्या पढ़ा है? ग्रेडियंट डिसेंट कॉस्ट फंक्शन के साथ, जिसमें कॉस्ट फंक्शन के हिसाब से आप ग्रेडियंट डिसेंट आपको अपडेट करके थीटा निकालता रहता है। तो थीटा मैं नहीं निकाल सकता, थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। अब मेरी बात समझ रहे हैं? थीटा का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, आप ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से थीटास को अपडेट करके वो उस थीटा को निकालते हैं जिसपे आपका फंक्शन जो है कॉस्ट फंक्शन मिनिमम आ रहा होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यू कैन से। तो आई बिलीव कि ये पॉइंट समझ में आ गया था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसी तरीके से ये ग्राफ है ये। अब इस पे आप जो है, इस पे आप बिहेवियर देखें तो आप इस पे स्ट्रेट लाइन फिट करेंगे तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए यहाँ पर भी आप पहले ये डिसाइड करेंगे ग्राफिकल। मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, मैं असाइनमेंट अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन असाइनमेंट में आपको बहुत सारी चीजें देख के अंदाजा हुआ होगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं। इसी तरीके से अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखें 2 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में कुछ भी, तो आपको वहां से भी बिहेवियर का अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, ठीक। तो खैर बात ये हो रही थी, ये देखेंगे ग्रेडियंट डिसेंट आ गया आपका, कहाँ गया ये ग्रेडियंट डिसेंट है आपका, ये वही ग्रेडियंट डिसेंट है। सही है, बस आपने अब क्या करना है, अपडेट करना है। कॉस्ट फंक्शन में क्या यूज हो जाएगा, कॉस्ट फंक्शन में नया वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा जिसमें लॉग आता है। तो ये बिहेवियर भी मैंने आपको बताया था। ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये देखें कि अगर आपका एक्चुअल वाई 1 है, एक्चुअल वाई 1 है, तो आप ये कॉस्ट यूज करते हैं माइनस लॉग एच थीटा ट्रांसपोज एच एच ऑफ एक्स। और अगर आपका एक्चुअल वाई 0 है तो आप ये कॉस्ट यूज करते हैं, ठीक है, 1 माइनस हाइपोथेसिस एक्स। तो ये जो है दोनों चीजें हम यूज करते हैं। ये सब कुछ हो गया था। मैं आज की स्लाइड्स पे जा रहा हूँ क्योंकि हमें आगे भी तो बढ़ना है, हम कब तक यहाँ स्टक रहेंगे। ये है रेगुलराइजेशन। अब रेगुलराइजेशन क्या होती है वो पहले समझते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखें, आपने लीनियर रिग्रेशन पढ़ी, आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ी। सबसे पहले आप ना इस डायग्राम पे फोकस करें। एक डेटा सेट है आपके पास, जो रेड पॉइंट है आपके पास वो एक डेटा सेट है। मैं आपको लिंक कर रहा हूँ लीनियर रिग्रेशन से। लीनियर रिग्रेशन में बेटा क्या होता था,
हम अपने डेटा सेट पे एक लाइन फिट करने की कोशिश करते थे, वो क्लासिफाइड नहीं था। तो अगर ये डेटा सेट है, मैं उस पर एक स्ट्रेट लाइन फिट करूं, तो इस वक्त एरर आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर फर्ज करें मैं इस डेटा सेट पर रेड वाले पे, मैं बिल्कुल लेफ्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लेफ्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इस वाले डेटा सेट पे एक स्ट्रेट लाइन फिट करने की कोशिश करूँ तो इस वक्त एरर आएगा। लेकिन एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने एक स्ट्रेट लाइन फिट की है, डेफिनेटली एरर आएगा। एरर तो हर केस में आएगा, कम आएगा या ज्यादा आएगा वो बात हो रही है, तो ज्यादा आएगा। अब अगर मैं इसी डेटा सेट पे अपने पॉलिनोमियल को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ, इसी डेटा सेट पे अपने पॉलिनोमियल को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ, तो मतलब उसको सेकेंड ऑर्डर पे ले जाऊँ, स्क्वायर पे ले जाऊँ, तो ये देखें ये इस पे फिट हुआ, लेकिन अभी भी एरर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एरर है, ठीक है, कम एरर है। लेकिन अगर मैं थर्ड वाली डायग्राम की बात करूं और मैं अपने पॉलिनोमियल की ऑर्डर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दूं, लाइक मैं 4 पावर तक ले लिया, तो देखिए कितना अच्छा मेरा डेटा पे मेरा ग्राफ फिट हुआ हुआ है। ये मेरी बात समझ में आई कि जैसे जैसे आप अपने डेटा सेट पे पावर ऑर्डर को इंक्रीज करते, आप ज्यादा अच्छा फिट होने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर आप ये काम करते हैं, तो मैंने पहले भी ये मिसाल दी अक्सर और आज भी दे रहा हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, हाँ मैं अभी बेटा बता रहा हूँ, सारे ही सही है, मतलब सही क्यों नहीं है, कोई अगर कोई सही नहीं है तो वो क्यों नहीं है, इसका जवाब देते हैं। देखिए सबसे पहले वाले की बात कर लें, ये ना अंडरफिट कहलाएगा, इसमें ना हाई बायसनेस होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है न्यू वैल्यूज, देखिए हमारा टारगेट बेटा सिर्फ ये नहीं है, पहले तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हमारे दिमाग में ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं। क्या हम ये काम सिर्फ इसी डेटा सेट के लिए कर रहे हैं, या हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि कोई नई वैल्यू आएगी तो वो भी प्रेडिक्ट हो सके? पहले तो हमें इस बात का जवाब पता होना चाहिए। क्या ये काम सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि इन वैल्यूज पे फिट करना है, या हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि कोई नई वैल्यू आए तो उस पर प्रोडिक्शन भी करवा सके? ऐसा ही है ना। तो हम तो नई वैल्यूज के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये डेटा सेट नहीं है, हमारे दिमाग में है एक जनरलाइजेशन फॉर्म हुई है कि नया जो पॉइंट आएगा उस पर भी मैं प्रेडिक्ट करके बताऊंगा, और तो उसके लिए भी काम होना चाहिए। अब आ जाए इधर, अब अगर मैं ये काम करता हूँ तो मेरे और पुराने डेटा सेट में ही इतना एरर आ रहा है, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि नए वाले में भी इतना एरर आएगा नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसमें मैं आता हूँ, इसमें मेरे पास कम एरर आ रहा है, सही है। लेकिन अगर मैं इस पे आ जाऊं जो हमारे हिसाब से सबसे बेहतर फिट हुआ हुआ है, सबसे बेहतर फिट हुआ हुआ है, तो इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसने पास डेटा पे तो बहुत अच्छा फिट कर लिया अपने आप को, इसने पास डेटा पे तो अपने आप को बहुत अच्छा फिट कर लिया, लेकिन जो न्यू डेटा आएगा, जो न्यू डेटा आएगा उस पर ये जनरलाइजेशन फॉर्म नहीं कर रहा। मतलब क्या है, अब अगर फर्ज करें एक पॉइंट यहाँ आ जाए, फर्ज करें कि एक पॉइंट यहाँ आ जाए इस जगह पे, या फर्ज करें एक पॉइंट यहाँ आ जाए, या एक पॉइंट यहाँ आ जाए, या एक पॉइंट यहाँ आ जाए बराबर में, तो ये इतना ओवरफिट हुआ हुआ है कि ये न्यू वैल्यूज के लिए जर्नलाइज नहीं हो रहा। मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जब भी हम कोई चीज प्रिडिक्ट करते हैं तो हमें जर्नलाइजेशन फॉर्म करनी होती है। मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि इस सेमेस्टर में आपने एक कोर्स पे इतना अच्छा फोकस किया, आप एक स्टूडेंट है, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना, आप एक स्टूडेंट है, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना, लेकिन आपने क्या किया, आपने एक कोर्स पे इतना अच्छा अपने ऊपर फिट कर लिया कि किसी और कोर्स के लिए आप अच्छा काम कर ही नहीं पा रहे। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अपने आप को जस्ट राइट रखना है। मतलब क्या, मैं आपको देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी हम अपने डेटा पे फिट करेंगे कोई चीज, अगर हमने ओवर फिटिंग कर दी, ओवर फिटिंग का मतलब क्या है कि डेटा को इतना अच्छा फिट कर दिया कि कॉस्ट फंक्शन हमारा जीरो, तकरीबन जीरो हो गया, जीरो मतलब तकरीबन जीरो हो गया, कॉस्ट फंक्शन जो है हमारा ऑलमोस्ट जीरो हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपने डेटा को इतना अच्छा फिट कर लिया अपने मॉडल पे कि नई वैल्यूज के लिए, हाँ,
कि वो नई वैल्यूज के लिए जब प्रिडिक्ट करेगा तो वो बहुत ज्यादा एरर देगा। क्या कह रहे हो हनीफ? देखें, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। इस डेटा का बिहेवियर कर्व है या जो भी है व्हाटएवर, शायद मैं आपको ये पॉइंट समझा नहीं पाया, दोबारा बता देता हूँ। जब आप एक सिस्टम में होते हैं ना, तो आप जर्नलाइज वे में काम करते हैं। आप स्पेसिफिक उस सिस्टम पे काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन आप जर्नलाइज वे में काम करते हैं। देखिए, अब अगर मैं इस बिहेवियर की बात करूं तो ये बिहेवियर इस तरह का बना। अब अगर एक वैल्यू यहां होती, हाँ बिल्कुल रिपीट कर देता हूं। देखिए, कॉस्ट फंक्शन जीरो को अप्रोच करेगा, जीरो नहीं होगा। बेटा जीरो को अप्रोच करेगा वो इसलिए है। फवाद, पहले तुम ये बताओ कॉस्ट फंक्शन होता क्या है? शाबाश, जल्दी बताओ। हाँ तो बस बेटा पढ़ के आ जाना, मैं तुम्हें कॉस्ट फंक्शन बताऊंगा। जब इसने तमाम पॉइंट्स पे फिट हो गया है तो एक्चुअल वैल्यू में और तुम्हारी प्रेडिक्टेड वैल्यू में जीरो डिफरेंस आ रहा है, तो कॉस्ट फंक्शन तो जीरो ही होगा ना। कॉस्ट फंक्शन में पढ़ा चुका हूँ सेकंड क्लास में बेटा। तभी क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि इस वाले केस में कॉस्ट फंक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा? अब देखें, जब आपने कॉस्ट फंक्शन को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया तो आपने डेटा को ओवरफिट कर दिया। ओवरफिट का मतलब क्या है कि पुराने डेटा पॉइंट्स पे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन जब नया डेटा पॉइंट आएगा तो जर्नलाइजेशन फॉर्म नहीं होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है सामा। तो जब नया डेटा सेट आएगा तो जर्नलाइजेशन फॉर्म नहीं होगी। जब जर्नलाइजेशन फॉर्म नहीं होगी तो नए डेटा सेट पे जब ये प्रेडिक्शन करेगा तो ये जर्नलाइज वे में नहीं करेगा। तो हमारी कोशिश क्या होती है? हमारी कोशिश ये होती है ना हम अंडरफिट करें डेटा पे, ना हम ओवरफिट करें। इसका इस इन तीन चीजों में कंपैरिजन करते हुए अपने दिमाग में ये नहीं बिठा लीजिएगा हमेशा कि कर भी बनाना है। पॉइंट ये है कि ना हमें अंडरफिट करना है ना हमें ओवरफिट करना है, हमें जस्ट राइट काम करना है। मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि मैं जब टी शर्ट पहनूं तो ना मैं अपने बड़े भाई की पहनूं, क्योंकि वो मुझे क्या हो जाएगी, अंडरफिट हो जाएगी, बड़ी लूज हो जाएगी। ना मैं अपने छोटे भाई की टी शर्ट पहनूं, वो मुझे ओवरफिट हो जाएगी, बहुत टाइट हो जाएगी। मैं अपनी टी शर्ट पहनूं अपने साइज की। समझ रहा है मेरी बात? तो ना मुझे अंडरफिट करना है ना मुझे ओवरफिट करना है, मुझे क्या करना है, जस्ट राइट काम करना है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि कॉस्ट फंक्शन को मैं जीरो नहीं करता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैंने कॉस्ट फंक्शन को जीरो कर दिया, अगर मैंने कॉस्ट फंक्शन को जीरो कर दिया, ऐसा मॉडल चूज कर लिया मैंने जिसपे मेरा कॉस्ट फंक्शन जीरो हो गया, तो होगा क्या? होगा ये कि हमारा डेटा पे हमारा मॉडल ओवरफिट हो जाएगा। जब ओवरफिट होगा तो नई वैल्यूज के लिए वो अच्छी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है? इससे बचते कैसे हैं वो पढ़ा रहा हूँ। उससे बचने का तरीका कहलाता है रेगुलराइजेशन, जो इस टॉपिक का मेरा नाम भी है। इस टॉपिक का नाम है रेगुलराइजेशन। ये देखें, जो मैंने स्टार्ट किया था रेगुलराइजेशन। तो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आपने अभी तक जो काम पढ़ा है, आप ये कोड खुद करें जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, तो आपका कॉस्ट फंक्शन जीरो को अप्रोच कर लेगा अगर आपका मॉडल सही होगा। तो जब जीरो को अप्रोच करेगा, नई वैल्यूज पे जब आप प्रेडिक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नई वैल्यूज पे जब आप प्रेडिक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबके? तो हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश ये है कि हम इन बिटवीन रहें। अब इस कोशिश को हम अचीव कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पॉइंट ये है कि सर आपने तो ये बताया था कि जब हम ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करेंगे तो ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम तो जब तक काम करता रहेगा जब तक कॉस्ट फंक्शन मिनिमम ना हो जाए। ऐसा ही है ना? यही बोला था ना? आवाज आ रही है? मेरी बात थोड़ी सी रिकॉल कर लीजिए। कॉस्ट फंक्शन ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई किया हुआ है, कॉस्ट फंक्शन वैल्यूज पुट हो रही है, थीटा नॉट थीटा वन अपडेट हो रहा है, बार बार अपडेट हो रहा है। जब तक अपडेट हो रहा है जब तक कॉस्ट फंक्शन मिनिमम नहीं हो रहा, जब तक अपडेट हो रहा है तब तक कॉस्ट फंक्शन मिनिमम नहीं हो रहा। तो अगर हम वैसे काम करेंगे तो हमारा कॉस्ट फंक्शन तो जीरो को अचीव कर लेगा, और हम ये अभी आपसे कह रहे हैं कि सर कॉस्ट फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, लेकिन पहले हम इसी चीज को जो अभी हमने लीनियर पे पढ़ी है इसको हम लॉजिस्टिक पे देख लेते हैं। ये देखें, एक डेटा बिहेवियर है, एक डेटा का बिहेवियर है। सबसे पहले लास्ट वाली लाइन देखें, ये वाली।
अगर मैं इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन से सॉल्व करता हूँ कि पॉजिटिव क्लासेस अलग हो जाए और नेगेटिव क्लासेस अलग हो जाए, अगर मैं इस पे स्ट्रेट लाइन फिट करता हूँ तो देखिए ज्यादा एरर आ रहा है। ज्यादा एरर का मतलब क्या है कि लाइन के इस तरफ क्रॉस भी आ रहे हैं, लाइन के उस तरफ भी क्रॉस आ रहे हैं, सर्किल भी इधर आ रहे हैं, सर्किल, तो इसमें ज्यादा एरर आ रहा है, ये अंडर फिट है। एक बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा पॉलिनोमियल को इंक्रीज कर दूं तो इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है लेकिन कम एरर है। डायग्राम देख के समझ में आ रहा है? इसमें भी एरर है लेकिन कम एरर है। अब लेकिन लास्ट वाली डायग्राम को देखो कि आपने पॉलिनोमियल को इतना इंक्रीज कर दिया कि हर डेटा पॉइंट अलग से आ रहा है। देख रहे हैं आप? अगर मैं देखूं तो बिल्कुल क्लासीफायर की एक तरफ सर्किल है, दूसरी तरफ क्या है, स्टेरिक है। लेकिन आप देखें आपने पॉलिनोमियल को कितना इंक्रीज कर दिया। जो आपने पॉलिनोमियल को इतना इंक्रीज कर दिया और ये डेटा पूरा ओवरफिट हो गया। अब फर्ज कर लीजिए एक पॉइंट आता है यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर होना तो उसको सर्किल चाहिए। अगर इस जगह पर आता है, एक्चुअल में एक डेटा पॉइंट यहाँ पर देता हूं मैं आपको, इस जगह पर मैं एक्चुअल में एक डेटा पॉइंट आपको यहाँ देता हूँ और आपसे कहता हूँ प्रेडिक्ट करें, तो आपने इतना हाई ऑर्डर बनाया कि वो इसको बता देगा क्रॉस, जबकि क्रॉस नहीं होना चाहिए। इन प्रैक्टिकल ज्यादातर सर्किल वाले हैं तो उसको सर्किल होना चाहिए था यहाँ पर, ये येलो वाले को। लेकिन आपका क्लासीफायर इतना ज्यादा हो गया है, ओवरफिट हो गया है कि वो इसको क्रॉस ही बताएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपके? तो ये हम इस चीज को ना बचाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा मॉडल ना ओवरफिट ना हो। अब ओवरफिट से बचाने का तरीका क्या है? देखिए हम ये चाह रहे हैं कि कॉस्ट फंक्शन जीरो ना हो। कॉस्ट फंक्शन को हम जीरो नहीं करना चाह रहे, मिनिमम तो करना चाह रहे हैं, कॉस्ट फंक्शन को जीरो नहीं करना चाह रहे। तो इसका सॉल्यूशन है रेगुलराइजेशन। जस्ट एक फॉर्मूले में एक चीज ऐड कर देते हैं हम। तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इररेलेवेंट फीचर्स को निकालें। दूसरा तरीका है रेगुलराइजेशन। ये देखिए बस सिंपल सा बता रहा हूँ मैं आपको, ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा। हम ये समझते हैं कि अगर हम ये मॉडल फिट कर दें, अगर हम ये मॉडल फिट कर भी दें, फर्ज करें हम ये मॉडल फिट कर भी दें, तो ये मॉडल फिट करने से होगा क्या? बल्कि मैं आपको डायरेक्ट उसी पे ले आता हूँ। ये आपका कॉस्ट फंक्शन है। रेगुलराइजेशन आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता है, रेगुलराइजेशन आपसे ये कहता है कि इस कॉस्ट फंक्शन में आप ना कुछ चीज ऐड कर दो यहाँ पर। मतलब आप यहाँ पर एक एक टर्म ऐड कर दो। उस टर्म के ऐड करने से यहाँ पर, मतलब यहाँ आकर मैं प्लस करके एक एक चीज ऐड कर दो। उस चीज के ऐड करने से आपका कॉस्ट फंक्शन जीरो को नहीं अचीव करेगा। वो चीज क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब पूरा आपका कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला वही है। रेगुलराइजेशन ये कहता है कि ये टर्म ऐड कर दो। अब ये टर्म क्या है मैं इसको समझा देता हूँ, ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सिंपल सी बात है। ये चीज ऐड कर दो। तो इस चीज को आप गौर से देख लें। इस चीज के ऐड करने से फायदा क्या होगा उसकी थ्योरी भी मैं बता देता हूँ, थ्योरेटिकल थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। लेकिन पहले इस चीज को गौर से देख लें। ये चीज क्या है? लैम्डा आपको नहीं पता, लेकिन ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ये क्या है? ये क्या है? ये आपके तमाम थीटाज हैं और उनका स्क्वायर हुआ है। और क्या कह रहे हैं कि जब भी आप कॉस्ट फंक्शन निकालो, तो आप क्या करो, आप कॉस्ट फंक्शन के फॉर्मूले में अगर आप रेगुलराइजेशन से कर रहे हो तो इस चीज को ऐड कर दो। लैम्डा क्या है अभी बताता हूँ, लेकिन ये थीटा आपको पता है। जितने भी आपके थीटा है, 2 है, 3 है, 4 है, उनका आप सम करके, स्क्वायर करके, सम करके ऐड कर दो। तो ये चीज अगर जीरो हो भी रही होगी बेटा, ये चीज अगर जीरो हो भी रही होगी ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर, तो ये चीज उसको जीरो नहीं होने देगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सिर्फ इस फॉर्मूले पे फोकस करें, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचिएगा। अगर ये चीज जीरो हो भी रही होगी ग्रेडियंट डिसेंट की तरफ से, तो ये चीज कभी भी इस पूरे ओवरऑल चीज को जीरो नहीं होने देगी। मतलब ये, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाली जो चीज है, ये जो चीज थी, ये येलो जो रेक्टेंगल है, ये चीज ग्रेडियंट डिसेंट के फॉर्मूले में जीरो होती है क्योंकि मिनिमम होने की कोशिश। लेकिन ये वाली चीज हमेशा क्या होती रहेगी, कैलकुलेट होके इसको जीरो होने से बचाती रहेगी। तो जीरो होने से बचाने के फायदा क्या होगा, ये चीज अपनी मिनिमम वैल्यू को चूज कर लेगी, लेकिन ये चीज इसके अंदर ऐड होती रहेगी। तो ये चीज कभी जीरो को अचीव नहीं करेगी। हाँ कांस्टेंट तो हो सकता है ओवरऑल ये, मतलब पहले अगर फर्ज कर ले, पहले ये 0.0, मतलब फर्ज करेंगे
2.344 पे कांस्टेंट हो रहा था। इस चीज के ऐड होने से हो सकता है ये 100.33 इस चीज पे कांस्टेंट हो जाए। मतलब ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर इस फैक्टर में शामिल हो रहा है, तो ये इस ओवरऑल कॉस्ट फंक्शन को जीरो नहीं होने दे रहा। मेरी बात समझ रहे हैं? जीरो नहीं हो रहा तो ओवरफिटिंग नहीं हो रही, जीरो नहीं हो रहा तो ओवरफिटिंग नहीं हो रही। जब ओवरफिटिंग नहीं हो रही तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है? सॉल्व हो रही है। मेरी बात समझ में आई? अब ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा आगे हमारे हमारे पास मशीन लर्निंग में मैंने आपको हमेशा यही बताया कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये जो लैम्डा है ये कहलाता है रेगुलराइजेशन पैरामीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है मैं बता देता हूँ अभी आपको कि क्या होती है टिपिकली, लेकिन ये रेगुलराइजेशन पैरामीटर कहलाता है। ये हमारी मर्जी से हम इसको ऐड कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि थीटा जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करें तो हम लैम्डा को बड़ा कर देते हैं, थीटा कम करें। अब मुझे ये बताइए, एक छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपको मेरी बात अगर समझ में आई है तो ठीक है। देखें, ये वही कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला है, हम इसमें ये चीज ऐड कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको पेनलाइज करें, मतलब पेनल्टी लगाएं कि यार तुम जीरो ना हो। तो पेनल्टी हमने अपने फॉर्मूले से ही लगाई है, जो थीटा होगा उसी से हम इस पर पेनल्टी लगा रहे हैं। आपके पास कोई और थीटा है तो आपका थीटा इसके अंदर ऐड होगा, मेरा कोई और थीटा है तो फॉर्मूले में हमने थीटा को फिक्स कर दिया। अच्छा, ये दो तरीकों से हो सकती है, एक कहलाती है L1 और एक कहलाती है L2। मतलब रेगुलराइजेशन भी दो तरह की है, L1 रेगुलराइजेशन और एक रेगुलराइजेशन कहलाती है L2। अच्छा, L1 रेगुलराइजेशन के अंदर क्या होता है, सॉरी L2 रेगुलराइजेशन के अंदर क्या होता है, ये वाला काम होता है जो मैंने आपको करवाया। कौन सा वाला? मतलब अगर मैं आपको वापस उसी पे लेके जाऊं, ये जो हमने ऐड किया ना, ये बस सिर्फ दोनों में फर्क क्या है, ये काम कहलाता है, ये अगर काम इस तरीके से आप करें तो ये कहलाता है L2 रेगुलराइजेशन। L2 रेगुलराइजेशन। अच्छा, इसका एक नाम है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नाम है, वो कहलाता है RI, रिज रिज रेगुलराइजेशन। मतलब L2 भी नाम है, रिज भी है। इसमें हम फॉर्मूले में ना थीटा का स्क्वायर ऐड करते हैं। क्लियर हो गई बात? इसका एक नाम है, तो ये आप अपने पास लिखना चाहे लिख लें। ठीक है, अगर हम L2 रेगुलराइजेशन कर रहे हैं तो वो रिज रेगुलराइजेशन कहलाती है, जिसमें हम थीटा पे स्क्वायर लगा के ऐड करते हैं और लैम्डा होता है। और एक और है, अगर मैं इसी को थोड़ा सा लिख दूं तो आप कहेंगे कि सर ये तो एक जैसी चीजें लग रही हैं। लैम्डा समीशन मॉड थीटा जे। दोनों में फर्क देख लें, दोनों में फर्क देख लें, दोनों में फर्क देख लें। मतलब यहाँ पर थीटा जे की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा जे स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ मॉड ऑफ थीटा डे आ जाएगा। तो ये दो तरीके की रेगुलराइजेशन हो सकती है। मैंने अपनी स्लाइड में सिर्फ एक रखी हुई है L, ये कहलाती है L1। मतलब आप पूरे फॉर्मूले में यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल ये करते हैं। मतलब अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो आप सिर्फ ये चेंजेस कर दें, बाकी सब कुछ सेम है। मतलब मॉड ऑफ थीटा जे और स्क्वायर नहीं आएगा। ये कहलाती है L1 रेगुलराइजेशन। इसका भी एक नाम है, इसका नाम क्या है? लेसू लेसू रेगुलराइजेशन। ये लेसू रेगुलराइजेशन कहलाती है और ये रिच कहलाती है। हाँ, स्क्वायर का डिफरेंस है, दोनों तरीकों से काम कर सकते हैं हम। आप फोकस कीजिएगा सिर्फ स्क्वायर वाले पे। अब देखिए फर्क क्या पड़ेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जब आप उस सवाल का जवाब देंगे, स्क्वायर का डिफरेंस तो है उसामा, लेकिन मॉड भी है। दोनों में पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, एक में विद स्क्वायर लेनी है, एक में विदाउट स्क्वायर लेनी है। जब मैंने मॉड लगा दिया ना तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। सही है, स्क्वायर लगाया तो तब भी पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन जब मैंने मॉड लगाया तब भी पॉजिटिव वैल्यू है। स्क्वायर में नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, बस ये एक फर्क है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये लैम्डा जो है ना, ये कंट्रोल कर रहा है किस चीज को? ये लैम्डा जो है कंट्रोल कर रहा है हमारे कॉस्ट फंक्शन को, कि आप ओवरफिट ना हो। मेरा एक सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, ये पढ़े जरा। ये कह रहे हैं कि व्हाट इफ लैम्डा इज सेट टू एन एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू
परहैप्स फॉर टू लार्ज फॉर एन प्रॉब्लम, फर्स्ट करें बोले लैम्डा को हमने बहुत बड़ा रख दिया, बहुत बड़ा, तो मुझे बताइए कि क्या होगा अगर मैं लैम्डा को बहुत बड़ी वैल्यू असाइन कर दूं। अगर मैं लैम्डा को बहुत बड़ी वैल्यू असाइन कर दूं तो क्या कहते हैं कि एल्गोरिथम वर्क फाइन करेगा, सेटिंग लैम्डा टू वेरी लार्ज। बोल रहे हैं कि लैम्डा को बड़ा रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कह रहे हैं कि एल्गोरिथम फेल्स टू एलिमिनेट ओवरफिटिंग, एल्गोरिथम रिजल्ट इन अंडरफिटिंग और ग्रेडियंट डिसेंट फेल टू कन्वर्ज। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आपके ख्याल में? सोच के बताइएगा प्लीज, प्लीज थोड़ा सा सोचिएगा। अगर मैं लैम्डा को बहुत बड़ा रख दूं, क्योंकि हमें लैम्डा ही समझना है ना यार, लैम्डा इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है तो हमें उसको समझना है। सेकंड, थर्ड, फेल टू कन्वर्ज। अगर लैम्डा बहुत बड़ा हो जाएगा तो कॉस फंक्शन, ये कॉस फंक्शन में शामिल हुआ है ना ये। अगर लैम्डा बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर लैम्डा बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये चीज कॉस फंक्शन में शामिल है ना, तो उसका मतलब है कॉस फंक्शन की वैल्यू बहुत बड़ी आती रहेगी। नहीं, अगर लैम्डा लैम्डा से कोई इशू नहीं है, मतलब इस चीज से कोई इशू नहीं है, तो ये शामिल ही क्यों हुआ? फर्स्ट तो कभी भी नहीं हो सकता उसामा, लैम्डा का ताल्लुक तो है ना, मतलब लैम्डा इस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस चीज का ताल्लुक तो है इस फॉर्मूले में, जब तो ऐड किया है। मुझे बताइए कि अगर लैम्डा बहुत बड़ा होगा तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ऐसा ही है ना, कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी लैम्डा से तो बड़ा नंबर आएगा। एक मिनट दे दें बस, अब मैं, कोई भी चीज जब लैम्डा से मल्टीप्लाई होगी तो बड़ा नंबर आएगा। जब बड़ा नंबर आएगा और बड़ा नंबर इसके अंदर ऐड होगा तो कॉस फंक्शन बड़ा हो जाएगा। तो कॉस फंक्शन जब ज्यादा होता है तो क्या होती है प्रॉब्लम? जब कॉस फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है? ओवरफिटिंग होती है, अंडरफिटिंग होती है। जब कॉस फंक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? अंडर फिटिंग होती है। अंडर फिटिंग होती है, बिल्कुल वंडरफुल। तो ये अंडर फिटिंग हो जाएगा। आप मेरी बात समझ गए? तो इसका मतलब है अगर हमने लैम्डा को बहुत बड़ा रख दिया तो अंडर फिटिंग हो सकती है, क्या आपका डेटा फिट ही नहीं होगा फिर, तो हमें लैम्डा को एक मुनासिब चूज करना है। समझ में आ गई ये बात? ओवर फिटिंग नहीं होगी बेटा, अंडर फिटिंग होगी, अंडर फिटिंग। ओवर फिटिंग तो बचा रहे हैं हम लोग। अगर लैम्डा को बहुत ही छोटा रख दिया, बहुत ही छोटा रख दिया, तो हम अंडर फिटिंग कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए मीटिंग एंड हो रही है, हम लोग दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं 2-3 मिनट में।